सबसे पहली बात तो ये बोल रहा है कि 30.4% ऑक्सीजन है, सॉरी नाइट्रोजन है उसमें। ठीक है, अब एक बात बताओ जरा, कोई एक ऑक्साइड है उसमें 30.4% नाइट्रोजन है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम ऑक्साइड का 100 ग्राम सैंपल मान के चले तो उसमें कितने ग्राम नाइट्रोजन है? 30.4 ग्राम नाइट्रोजन है, ये सर नो। तो अपन यहां पे लिखेंगे कि भाई 100 ग्राम जो ऑक्साइड है, दिस विल कंटेन कितना है? 30.4 ग्राम नाइट्रोजन। बोलो हाँ या ना। तो ये पहला स्टेटमेंट कह रहा है। अब आगे बोल रहा है कि जो एक मॉलिक्यूल है, कितने, इसके आगे क्या बोल रहा है जरा पढ़ो। 1 मॉलिक्यूल ऑफ विच कंटेन 1 नाइट्रोजन एटम, मतलब उस ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम है, यही तो बोल रहा है ना। तो एक बात बताओ जरा, अगर एक ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम है, तो जरा मुझे एक बात बताइए कि भाई उस ऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का वेट कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट के बराबर। बोलो हाँ या ना। और उस मॉलिक्यूलर वेट में बोल रहा है कि एक नाइट्रोजन तो है ही सही, तो उसका मतलब पूरे मॉलिक्यूलर वेट का जो 14 AMU है या 14 ग्राम है वो नाइट्रोजन का होगा, क्योंकि एक ही एटम तो है ना, तो एक का 14 हो जाएगा। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं भाई? यहां पर ये लिख सकते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन का टोटल है, मतलब वो 30.4 ग्राम नाइट्रोजन है, ठीक है ना। और 100 ग्राम ऑक्साइड में अपन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो अपन यहां पे ये लिखेंगे कि 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन is contained by molecular weight of oxide, molecular weight of oxide। बताओ, अब बताओ इसके बाद अपन क्या कर सकते हैं? इतनी इंफॉर्मेशन तो हमें मिल गई है, अब बताओ आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, बोलो। तो हम क्या करेंगे, पहले वाले इंफॉर्मेशन का फिर से यूज करेंगे, इस इंफॉर्मेशन का फिर से यूज करेंगे, ठीक है। इंफॉर्मेशन का कुछ ऐसे यूज करेंगे कि आप देख सकते हैं बेटा कि 30.4 ग्राम नाइट्रोजन है किसमें? 100 ग्राम ऑक्साइड में। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं है? तो बेटा 1 ग्राम कितने में होगा? 1 ग्राम नाइट्रोजन कितने में होगा बेटा बताओ? 100/30.4 में होगा। तो अब ये सोचो कि उस पर्टिकुलर ऑक्साइड के मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन है, तो एक नाइट्रोजन मतलब क्या? 14 ग्राम। तो अब ये सोचो कि 14 ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना ग्राम ऑक्साइड है, तो जरा बताओ 14 ग्राम के करस्पॉन्डिंग कितना आ गया? 14 ग्राम नाइट्रोजन के करस्पॉन्डिंग आ गया आपका 100/30.4 इंटू 14। कोई दिक्कत? अब देखो मैं बताता हूं फिर से क्या लॉजिक है। क्वेश्चन ने बोला है कि 100 ग्राम ऑक्साइड में 30.4 ग्राम नाइट्रोजन है, ये बोला है, और बोला है कि एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन का एटम है, मतलब एक उसका जो मॉलिक्यूलर मास होगा ना उसमें 14 ग्राम नाइट्रोजन तो है ही, एकदम 100% है, ठीक है। तो जरा इसके हिसाब से चलो, 30.4 ग्राम नाइट्रोजन है 100 ग्राम में, 100 ग्राम ऑक्साइड में, ठीक है। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन होगा 100/30.4 में, तो 14 ग्राम नाइट्रोजन में कितना ग्राम ऑक्साइड हो सकता है? 100/30.4 इंटू 14। अब ये सोचो जरा, क्या हमने 14 ग्राम के हिसाब से निकाला है ये मास? ये मास किसका है? बोलो ये मास किसका है? ऑक्साइड का है ना। तो किसके रिस्पेक्ट में है बेटा? 14 ग्राम के रिस्पेक्ट में है। और उसने बोला है कि हमारे ऑक्साइड में एक नाइट्रोजन एटम है, इसका मतलब यही क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज द मॉलिक्यूलर वेट, मतलब ग्राम में है ना, तो तुम उसको मोलर मास भी मान सकते हो। दिस इज मोलर मास ऑफ ऑक्साइड, या AMU में लिखोगे तो क्या हो जाएगा? मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्साइड। तो 14 ग्राम के करस्पॉन्डिंग हमारा ये निकल के आ गया। कोई दिक्कत यहां तक? तो जरा नोट करो, इसको नोट करना है, ये नोट करो जल्दी से। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बस ये। क्वेश्चन ने हमें साफ साफ बोला है कि एक मॉलिक्यूल में एक नाइट्रोजन एटम है, इसलिए हमने 14 ग्राम के रिस्पेक्ट में देखा
ताकि किसी को ये कंफ्यूजन ना हो कि हम 14 ग्राम के रिस्पेक्ट में ही क्यों देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने ऐसा बोला है कि एक ही नाइट्रोजन है उसमें। तो 14 ग्राम के रिस्पेक्ट में ऑक्साइड का मास कितना आया, 100/30.4 इंटू 14, जो कि एक मॉलिक्यूल के हिसाब से है। तो इतना ग्राम में लिखेंगे तो वो मोलर मास उसका हो जाएगा। तो यहां तक बात समझ में आती है। तो हमारे ऑक्साइड का मोलर मास आ गया 100, मतलब 14 100/30.4, ये आ गया। होमवर्क का सबका सेपरेट नोटबुक है ना? ठीक है, तो आप लिख लो जल्दी से। लिखा? आगे बढ़े ना? अब देखो क्या चाहिए हमको, डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में चाहिए ना। बताओ डेंसिटी ऑफ ऑक्साइड अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं, मोलर मास ऑफ ऑक्साइड अपॉन, ये बताया था ना मैंने, ऐसे लिख सकते हैं। बताओ ये कितना आया, 1400/30.4 आया इतना मोलर मास ऑफ ऑक्साइड। ये कितना होता है 32, सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। हाँ जितना भी आ जाए 1.44 आ जाएगा, दिस इज 1.44। चलो ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 ऐड आउट नहीं है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया ना। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना, 6। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 बताता हूं जरा अभी। द वेट ऑफ 350 ml ऑफ ए डायटोमिक गैस at 0.0 degree centigrade to atm pressure is 1 gram. The weight of one atom is, अच्छा चलो देखो, we know that PV is equal to nRT होता है, वेट अपॉन MRT लिखेंगे इसको अपन ये, ठीक है। अच्छा तो अब एक काम करो, आपको क्या क्या चीजें दे रखी हैं पहले बताओ। हाँ देखो प्रेशर कितना दे रखा है बताओ, 2 atm, वॉल्यूम 0.35 लीटर, 0.35 लीटर, ठीक है। तो 0.35 लीटर हो गया, इज इक्वल टू कितना वेट है, 1 ग्राम है ना, तो बोलो ना 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास, मॉलिक्यूलर वेट मान लो, ये सिंपल मॉलिक्यूलर वेट है, इनटू आर का वैल्यू क्या रख देंगे यहाँ पर, हाँ 0.0821 इंटू टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा, हाँ 273 केल्विन। ये सारी वैल्यू डाल दी अपन ने। अब क्या करेंगे, यहां से निकालो बेटा मॉलिक्यूलर वेट, निकाला। तो मॉलिक्यूलर वेट जो निकालोगे तो वो एक मॉलिक्यूल का वेट होगा, है ना। अब डायटोमिक मॉलिक्यूल है तो उसमें कितने एटम, 2 एटम, नाम से पता लग रहा है डायटोमिक मॉलिक्यूल मतलब 2 एटम होंगे। तो एक मॉलिक्यूल का वेट, मॉलिक्यूलर वेट मतलब एक मॉलिक्यूल का वेट कितना है बेटा, मॉलिक्यूलर वेट है, यस और नो। और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, मतलब 2 एटम का वेट ही तो मॉलिक्यूलर वेट है, बोलो है या ना भाई। बात तो यही हुई। मैं क्या बोल रहा हूं कि एक मॉलिक्यूल का वेट मॉलिक्यूलर वेट है और एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो 2 एटम का वेट कितना हुआ, मॉलिक्यूलर वेट के बराबर हुआ। तो एक एटम का मास कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2। तो मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा फाइनल। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया कंप्लीट, ये इतना काम करना था खाली इसमें।
क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ना? ठीक है। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, देखो सुनो, आप लोग इसमें गलती ये कर सकते हो क्वेश्चन नंबर 10 में कि जो पर्टिकुलर एटॉमिक वेट आएगा, मतलब मॉलिक्यूलर वेट आएगा, ये ग्राम में नहीं आएगा, ये आएगा पहले एएमयू में। समझ में आ रही बात? क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट तो बेटा एएमयू में होता है ना, तो अब डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो वो क्या आ जाएगा? एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास, लेकिन वो भी किस में होगा? एएमयू में होगा। आपको आंसर दे रहा है एन के टर्म्स में दे रहा है, वेयर एन इज एवोगैड्रोस नंबर। इसका मतलब आपको ये एएमयू में नहीं निकालना, तो आप क्या करोगे बेटा? 1 एएमयू किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम के। तो आपको ग्राम में किसको कन्वर्ट करना होगा? तो जो क्वांटिटी आए उसको Na से क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे, तो वो ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना? कैसे? हाँ वैसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मोल्स निकाल के तो मतलब इतने एवोगैड्रोस नंबर का मास, मोल मतलब आप ये कहना चाहते हो कि पहले मोल निकाल लो, फिर उसको क्या करोगे? एक मोल में एन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, तो इतने पार्टिकल का वेट इतना है, तो इतने का कितना होगा, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात वही है सब। चलो अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 नहीं हुआ? 13 भी ऐसे ही होगा लगभग। 13 देखो क्या है? अरे यही तो है यार, वही तो है। मोल निकालो P इक्वल टू nRT से, और उसको एवोगैड्रोस नंबर से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मॉलिक्यूल आ जाएंगे। सिंपल, समझे ना? हाँ, तो वॉल्यूम, the volume of a gas at 0.0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 700 mm प्रेशर इज 760 सेंटीमीटर क्यूब। 760 सेंटीमीटर क्यूब आपको क्या दे रखा है? वॉल्यूम दे रखा है। प्रेशर आपको 700 mm प्रेशर दे रखा है, मतलब 700 mm ऑफ Hg दे रखा है। वो चाहो तो उसको एटीएम में कन्वर्ट कर लेना, एटीएम में, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ ए गैस आपको दे रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, इससे क्या निकालोगे? मोल। तो बस मोल से निकाल लेना मॉलिक्यूल, सिंपल आंसर आ जाएगा आपका। बोलो भाई, बताना है क्या? कर लोगे ना? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया ना? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं करना, छोड़ दो, हटा दो, अभी नहीं करना, बाद में करेंगे। नॉर्मलिटी अभी आपने नहीं पढ़ा है, बाद में पढ़ाएंगे तब करना। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 22, ये तो हो ही जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं भाई क्या है। देखो बड़ा ही आसान क्वेश्चन लग रहा है। इफ द एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन वर सेट एट 24 AMU, द वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस कांस्टेंट वुड बी। जरा बताओ, कार्बन का वो जो एटॉमिक मास होता है वो किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है? C12 आइसोटोप के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है ना। और बेटा आपको पता है कि 1 AMU किसके बराबर होता है? 1/Na ग्राम के बराबर होता है। तो आप देख सकते हैं कि AMU और Na में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है ना। अच्छा तो अब देखो जरा, सुनो, एक AMU में 1 एवोगैड्रोस नंबर ग्राम के बराबर है ये, ठीक है। तो अब ये सुनो जरा, 24 AMU, तो मुझे एक बात बताओ, 12 ग्राम कार्बन कितने मोल के बराबर होता है? बताओ, 12 ग्राम कार्बन कितने मोल के बराबर होता है? 1 मोल के बराबर होता है ना, 1 मोल कार्बन। क्या हम इसको बेटा 1 Na कार्बन एटम लिख सकते हैं? ठीक है। तो अब ये सोचो जरा कि जो 1 Na कार्बन एटम है, मतलब ये चीज यहां पे आप देख रहे हैं। अब देखो इनवर्स रिलेशन है इसका, देखो ध्यान से सुनना। 12 ग्राम कार्बन, ठीक है, ये 12 ग्राम कार्बन नहीं होगा, इधर पे 12 AMU होगा, क्योंकि मोलर मास नहीं देख रहे हैं ना अपन, एटॉमिक मास देख रहे हैं, नॉट ग्राम। 12 AMU कार्बन लिखो, समझे ना। तो 12 AMU कार्बन मतलब 1 Na कार्बन एटम, ठीक है ना। ऐसा कर दिया हम लोगों ने। तो अब ये सोचो जरा कि 24 AMU में कितना होगा? अब नहीं 2 Na नहीं,
इनमें और इनमें बेटा इनवर्स रिलेशन है आपस में, समझो इनवर्स रिलेशन है। डिवाइडेड बाई 2 मतलब उल्टा होगा उसका, हाफ होगा हाफ। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें कि एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन वाज सेट टू बी 24 AMU, तो अब ये सोचो जरा कि 12 AMU के हिसाब से वो 1 Na के बराबर है, मतलब वैसा। तो 1 AMU और Na में बेटा इनवर्स रिलेशन है ना, तो अगर 24 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। मतलब अगर ये 2 गुना कर रहे हैं तो ये बेटा ये हाफ हो जाएगा ना, ऐसा है मतलब ये। तो कितना हो जाएगा, वही मतलब 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 3.011 इंटू 10 की पावर 23। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। ऐसा इसमें अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे ना, मतलब बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करके, तो हो जाएगा मतलब उससे भी, लेकिन वो लेंदी होगा मतलब। तो आप जो है ना डायरेक्टली इस रिलेशन को समझो कि एमयू और एनए में क्या रिलेशन है इनवर्स का। मतलब अगर ये 2 टाइम्स करेंगे तो ये हाफ हो जाएगा, मतलब एनए का हाफ, ऐसा मतलब। तो 12 AMU के हिसाब से करते हैं हम लोग वैसे तो 24 AMU मतलब 12 से 24 2 गुना किया ना, तो वहां Na क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो Na क्या मतलब, एवोगैड्रोस नंबर डिवाइडेड बाई 2। तो दैट इज ये दो नंबर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 25 तो ऑलरेडी क्लास इलस्ट्रेशन है, वो ऑलरेडी क्लास में करवाया है मैंने वो। क्वेश्चन नंबर 24 बता दो, हो गया ना, कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो नंबर 32 ग्राम सल्फर अंडर द सेम कंडीशन विल कंटेन, कितने सल्फर के एटम होंगे, तो बस एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे। और क्या, एवोगैड्रोस नंबर निकाल लेते हैं उसका, मतलब 32 ग्राम गिवन मास अपॉन मोलर मास, मोल इनटू एवोगैड्रोस नंबर। ठीक, चलो अच्छा, तो ये हो गया। और कुछ इसके अलावा कोई और दिक्कत, सॉल्व हो गया पूरा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक मैंने पूरा डिस्कशन कर दिया है। अब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा डीपीपी नंबर 2। ठीक है, तो डीपीपी नंबर 2 में थोड़े अच्छे लेवल के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे अब, बेसिक स्टैचोमेट्री के। और हम लोग लिमिटिंग रिएजेंट भी पढ़ ही रहे हैं, तो अब आगे के भी टॉपिक का मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक है, तो निकालो जरा नोट्स, अब नोट्स निकालिए जरा। क्या पढ़ रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट। वो क्वेश्चन सॉल्व किया था क्या आपने, चलो क्वेश्चन नंबर 3 तक आपने किया था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 ग्राम एल्यूमिनियम एंड 320 ग्राम ऑक्सीजन गैस react to form Al2O3. Calculate mass of Al2O3 form. रिएक्शन है ट्वाइस Al प्लस थ्राइस O2 gives twice Al2O3। निकालो। हाँ सॉरी 4Al।
कितना आया? सबसे पहले मोल निकालो। लिमिटिंग रिएजेंट कौन आएगा? एल। तो कैलकुलेशन कर दो सी के रिस्पेक्ट में बस, और क्या। 4 मोल से 2 मोल बनता है, तो 1 मोल से 2/4। तो एल्युमिनियम के कितने मोल होंगे? नहीं, 54/2 मोल होंगे ना, तो 2 मोल में कितना होगा? सिंपल। और फिर उस मोल से क्या निकालोगे? मास। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्युमिनियम, तो वो आ जाएगा बेटा 54/27, दैट इज 2। फिर निकालो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, गिवन मास अपॉन मोलर मास बेटे 32, दैट इज 10। ठीक है। तो अब देखो जरा, इसके लिए अगर तुम स्टैचोमेट्री, इसका मोल कितना है? 2, 2 डिवाइडेड बाई 4 करोगे। इसके लिए क्या करोगे बेटा? 10 डिवाइडेड बाई 3 करोगे। तो ऑब्वियसली ये छोटा आएगा, तो ये क्या हो जाएगा? आपका एलआर हो जाएगा। ये आपका एलआर हो गया। अब बाद में फिर क्या करना बाकी है? बस कि 4 इसी के रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन होगी ना, तो 4 मोल से 2 मोल बनता है। 4 मोल एल्युमिनियम से 2 मोल Al2O3 बनता है। तो 1 मोल एल्युमिनियम से कितना बनेगा? हाफ बनेगा। तो 2 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल बनेगा ना, 1 मोल बनेगा। तो 1 मोल Al2O3 बनेगा। तो बेटा मास कितना हो जाएगा? कुल मिला के मोलर मास के बराबर होगा बस। तो मास ऑफ Al2O3 कितना हो जाएगा? 1 इंटू इसका बेटा मोलर मास कितना है Al2O3 का? बोलो। ये तो 54 हो गया, और ये कितना हो गया? 48। कितना हो गया? 102। तो बस 102 ग्राम आ गया। यही आपका फाइनली आंसर है। ठीक, चलो अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको नोट करना है क्या किसी को? लिखो, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड react according to the reaction, zinc and hydrochloric acid react according to the reaction, Zn solid plus twice HCl aqueous gives ZnCl2 aqueous plus hydrogen gas। इसके बाद लिखो अगली लाइन से, इफ, चलो मैं लिख देता हूं कि इफ 0.30 moles of zinc are added to hydrochloric acid containing 0.52 mole of HCl, then how many moles of hydrogen are produced? Hydrogen are produced।
निकालो। कितना आ गया? नहीं तो लिमिटिंग कौन है? HCl है लिमिटिंग 0.2। हाँ ये सही है। चलो जरा एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, शेयर करता हूँ जरा स्क्रीन पे, ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। ये मुझे बताने की जरूरत है क्या जो अभी क्वेश्चन बोला है? आसानी है यार, ये तो वैसे ही चल रहे हैं क्वेश्चन। अब एक थोड़ा सा और डिफरेंट वैरायटी का क्वेश्चन है, मतलब लिमिटिंग HCl हो जाएगा, 2 मोल से 1 मोल बनता है, 1 से 1/2, तो 0.52 से 0.52 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 0.26। आंसर आ गया। ओरली भी कर सकते हैं इसको तो, क्योंकि आपको पता है मोल दे रखे हैं, तो मोल डिवाइडेड बाय स्टैचोमेट्री 0.30 डिवाइडेड बाय 1, इसका डिवाइडेड बाय 2, तो ये छोटा होगा तो ये LR हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर लो, तो मोल मोल एनालिसिस से 2 से 1, 1 से 1/2, तो 0.52 से 0.52 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 0.26। चलो, बताने की रिक्वायरमेंट तो नहीं थी ना। एक मिनट रुको, जरा इसको शेयर करता हूँ। देखो दिख रहा है क्या? चलो क्वेश्चन नोट करें, सॉल्व करें।
हो गया? सॉल्व करो बेटा, बैठने से काम थोड़ी ना चलेगा। अब ये मत वेट करो कि हम सॉल्यूशन बताएंगे प्रोसीजर समझ लेंगे। ऐसा करोगे तो फिर तो कुछ नहीं होगा। फिर मैं तो आपको अच्छे से क्वेश्चन करा रहा हूं बस। करना तो आपका ही काम है। सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे बताओ? बोलो सबसे पहले क्या किया जाए? रिएक्शन लिखें? बोलो, बताओ कैसे रिएक्शन लिखेंगे, बोलो। हाँ, x प्लस, हाँ, तो सबसे पहले x प्लस 2y प्लस कितने एटम है z के? 3z गिव्स क्या? x y2 z3, ये बनेगा इक्वेशन। ठीक है। अब जाहिर है कि इसमें तीनों के कुछ ना कुछ अमाउंट दे रखा है, कुछ इसका कुछ इसका कुछ इसका। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा? एलआर, क्योंकि उसी एलआर के रिस्पेक्ट में कितना प्रोडक्ट बनेगा वो आप निकाल सकते हो, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो एलआर कैसे निकालेंगे? एलआर के लिए क्या चाहिए? इंडिविजुअल के बेटा मोल्स चाहिए। तो आपको इंडिविजुअल के पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। उसके लिए आपको उनका वेट गिवन है। जैसे ये देखो दे रखा है 5 ग्राम ऑफ एक्स, इतने एटम्स ऑफ वाई एंड इतने मोल्स ऑफ जेड। तो जेड के पहले से ही मोल दे रखे हैं। वाई के मोल कैसे निकालोगे? इतना क्वांटिटी डिवाइडेड बाई एवोगैड्रोस नंबर। और इसका कैसे निकालोगे? गिवन मास अपॉन मोलर मास। बस निकाल के देखो। फिर जो एलआर हो वो बताओ। काम करो पहले इतना जल्दी। कितना है मोलर मास? एटॉमिक वेट ऑफ वाई। तो बेटा एलआर कौन है? किसी का आया क्या? नहीं, जेड किसका आया? जेड सही है एकदम। जेड आएगा एलआर, क्योंकि बेटा एक्स के मोल आएंगे 0.083, वाई के मोल आएंगे 0.19 और जेड के मोल तो ऑलरेडी दे रखे हैं 0.03। अब ये तो आ गए मोल। अब इनको स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करोगे तब जाके एलआर आपका निकल के आएगा सामने। तो हाँ, x के लिए तो बेटा 0.083 रहेगा। y के लिए कितना हो जाएगा? 0.19 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 0.095। और z के लिए क्या हो जाएगा? 0.03 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 0.01। तो सबसे छोटी क्वांटिटी किसकी है? z की है। तो z हो जाएगा आपका एलआर। अब देखो z के रिस्पेक्ट में कितना प्रोडक्ट बनता है, और बेटा जो प्रोडक्ट बना है उसका कितना वेट दे रखा है। गिव दैट ओनली 4.40 ग्राम कंपाउंड रिजल्ट्स। मतलब ये इतना कंपाउंड आपका बनके निकल के सामने आया है। तो z से जितना ये बनेगा उसका वेट कितना है? 4.40 ग्राम। ठीक, बस आसानी है अब तो एकदम। तो एक काम करो, सबसे पहले चेक करो कि z के रिस्पेक्ट में कितना मोल ये बना। बोलो। अच्छा बताओ, z एलआर है, इतनी बात है, सब लोग सहमत हो? तो बेटा ये एलआर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर ये एलआर हो गया
तो इसके कितने मोल ले रखे हैं Z के? नहीं, Z के कितने मोल हैं यार? कितने ले रखे हैं हम ये पूछ रहे हैं? 0.03। ठीक है, चलो लगाओ मोल मोल एनालिसिस। 3 मोल Z से 1 मोल XY2 Z3 बनता है, हाँ या ना? तो 1 से कितना बनेगा? 1/3। तो 0.03 से कितना बनेगा? 0.03 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 0.01, है ना? तो बस अब क्या करना है आपको, मोल आपने निकाल लिए, तो बेटा मोल इज इक्वल टू गिवन मास कितना है? 4.04 ये बोल रहा है बना है, डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। तो बेटा x का कितना मोलर मास है बताओ? x है 60 प्लस y का चाहिए, बोलो y का तो चाहिए ना एटॉमिक मास, और Z3 मतलब 8 इंटू 3 दैट इज 240। यस और नो? बताओ क्या अननोन बचा इसमें? वही बचा, वही तो निकालना है बस, तो आ गया। सुनो मैं फिर से आपको एक बार फिर से बता रहा हूं। सबसे पहले एक बात बताओ कि LR निकल के आया क्या? क्या मुझे LR कैलकुलेट करने की जरूरत है? नहीं है। यहां तक क्लियर है? अब सुनो, अगर ZLR है तो प्रोडक्ट कितने मोल बनाए किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? LR के रिस्पेक्ट में देखेंगे। तो LR तो Z है, चलो बताओ 3 मोल Z से 1 मोल XY2 Z3 बनता है अकॉर्डिंग टू मोल मोल एनालिसिस। तो 1 मोल से कितना बनेगा? 1/3। तो इसके कितने मोल दे रखे थे? 0.03। तो 0.03 मोल से कितना बनेगा? 0.01 बनेगा। तो ये आ गए इसके मोल, है ना? मोल क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोल कितना है बेटा? 0.01 इज इक्वल टू गिवन मास कितना है कंपाउंड का जो बना है, ये दे रखा है ना, 4.40 ग्राम ऑफ कंपाउंड रिजल्ट। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो मोलर मास किसका होगा? इसका, XY2Z3 का। तो बेटा XY2Z3 का मोलर मास कैसे लिखेंगे भाई? सभी का एटॉमिक मास का समेशन ही तो मोलर मास होगा ना। तो X का कितना है? 60, Y का हमको चाहिए एटॉमिक मास, तो हमने 2Y लिख दिया, प्लस इसका कितना है Z का? 80, तो 3 का कितना हो जाएगा? 240। तो बस इसको कैलकुलेट करके Y निकाल लो फाइनली। कितना आ गया? 70 ना? 70 सही है, एकदम करेक्ट, वेरी गुड। 70 आपका आएगा आंसर। अगर आपको उसका फेयर चाहिए तो मैं फेयर कर सकता हूं, उसमें नहीं चाहिए तो बता दो कि आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो बेटा आदित्य, आदित्य कौन है? आदित्य, अरे यार आदित्य कोई नहीं है, समझ में आ रहा है तुम्हें? अथर्व, ठीक है ना? तो y यहां से निकाल लो, y आ जाएगा 70। क्या मैं पूरा करूं अच्छे से? कोई नीड है? कितने लोगों को लगता है मैं फेयर कर दूं फिर से? किसी को नहीं लगता? सबसे हो गया? चलो बहुत अच्छी बात है फिर तो सबसे पहले आपका काम क्या था यहां पर बेटा? सबसे पहले काम था रिएक्शन लिखना। रिएक्शन लिखने के बाद फिर मोल्स निकालना, मोल्स के बाद फिर LR फाइंड आउट करना, फिर LR के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट कितना मोल बना वो निकालना, और फिर उस प्रोडक्ट के मोल से गिवन मास अपॉन मोलर मास वाला फॉर्मूला लगा के एटॉमिक मास ऑफ Y निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, ठीक है? चलो तो 70 आ गया ना सभी का? ठीक है, चलो बेटा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये बात हमने पूरी कर ली है। तो अब बताओ जरा, लिमिटिंग रिएजेंट की प्रॉब्लम कर सकते हैं सारे बच्चे? अब हम क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट का थोड़ा एडवांस कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं। ये तो वो बिल्कुल एकदम नॉर्मल हो गया। अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और उस कॉन्सेप्ट को लेते हुए लिमिटिंग रिएजेंट की एडवांस प्रॉब्लम बनाएंगे, तो वो आपको करने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा भी, ठीक है? तो आप जरा हेडिंग डालिए, हेडिंग लिखो, percentage yield of a reaction। परसेंटेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन, परसेंटेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन। बेटा क्या होता है परसेंटेज यील्ड, इसके बारे में सुनो ध्यान से।
देखो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई रिएक्शन कराया, या रिएक्शन वाली बात नहीं करेंगे हम लोग, हम एक, जैसे मैंने लास्ट ईयर एक एग्जांपल लिया था बच्चों के सामने, तो उसे काफी उनको क्लियर हुआ था। एक फोटोकॉपी की मशीन है, जीरोक्स निकालने वाली, ठीक है। तो जब आप मार्केट गए तो आपने मतलब कि दुकान खोली है, मतलब जीरोक्स की एक नई, ठीक है। जाहिर है कि अगर आप कुछ नहीं करोगे तो जीरोक्स की दुकान ही खोलना पड़ेगा फिर, ठीक है ना। तो जीरोक्स की आपने दुकान खोली, तो उसके लिए मशीन चाहिए, ठीक है। तो जीरोक्स की मशीन आप खरीदने गए, तो जब जीरोक्स की मशीन आप खरीदने जाओगे तो क्या देखोगे जरा बताओ, कितनी उसकी कॉस्ट है, कितने रुपए में मशीन आ रही है, क्या वो आपके बजट में है, पहली चीज। फिर उसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो मेन स्पेसिफिकेशन क्या होता है उस मशीन का? मशीन का मेन स्पेसिफिकेशन ये होता है कि वो 1 मिनट में कितने पेज प्रिंट आउट निकाल सकती है, ये मेन है। अब मान लो कोई ऐसा मशीन है जो 1 मिनट में केवल एक ही पेज प्रिंट आउट निकाले, तो ऐसी मशीन आप खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। अगर कोई ऐसी मशीन है जो 1 मिनट में 70 पेज प्रिंट आउट निकालती है, तो आप खरीद लोगे उसे तुरंत, क्योंकि वो उसका यील्ड बहुत अच्छा है कि भाई 1 मिनट में 70 पेज निकाल के दे रही है, तो आपने वो मशीन को परचेस किया। तो आपका माइंडसेट क्या है बताओ, कि ये मशीन 1 मिनट में 70 पेज को प्रिंट आउट निकाल के देती है। घर पे लाए, लगाया मशीन, चालू किया, ठीक है। अब चालू किया तो हुआ क्या कि 1 मिनट हो गया पूरा, लेकिन उसने 85 पेज प्रिंट आउट निकाले। अब आप सोचोगे यार उसमें लिखा तो कुछ और है, वो जो, अब तो जाहिर है कि जब आप कोई चीज खरीदते हो तो वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं उसके बारे में, लेकिन जब घर लाते हो फिर तो कोई कॉल भी नहीं उठाएगा, ठीक है। तो आपने क्या सोचा, अरे तो 50 पेज प्रिंट आउट निकाल रही है, और जबकि उसने क्या बोला था 70 पेज निकाल के देगी। तो अब यहां पर यील्ड में डिफरेंस आ गया। निकालने कितने चाहिए थे 70, लेकिन निकाल कितने रही है 50। तो बेटा परसेंटेज यील्ड में फर्क आया कि नहीं आया? बस वही काम आपको यहां पर करना है, ठीक है। एक कोई रिएक्शन चल रही होगी, ठीक है, तो उसके हिसाब से फिक्स रहता है कि भाई इस रिएक्शन में अगर आपने इतना मोल रिएक्टेंट लिया है तो इतना मोल प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन जब आपने रियलिटी में उसको कराया तो उतना मोल आपको नहीं मिला, कुछ और मिला, तब आप क्या निकालोगे उसमें? परसेंटेज यील्ड निकालोगे। अगर किसी रिएक्शन का परसेंटेज यील्ड 100% है, इसका मतलब जितना दिया था उतना ही आया। अगर वो मशीन 70 पेज प्रिंट आउट निकालती तो परसेंटेज यील्ड कितना हो जाता? 100% हो जाता उसका, कि भाई पूरा पूरा उसने काम किया। तो बेटा कभी भी सुनना, आइडियल कभी भी दुनिया का कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन नहीं है जिसका यील्ड 100% हो। 99% तक होता है मैक्सिमम, फिर बाद में तो 80% यील्ड होता है, 85% यील्ड होता है, 92% यील्ड होता है, ऐसे यील्ड होते हैं हमारे अलग अलग तरीके से। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात सोचो जरा, जैसे मान लो हमने कोई एक्सपेरिमेंट कराया, तो हमने देखा कि भाई इस रिएक्शन का जो यील्ड है, या फोटोकॉपी वाले एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जीरोक्स वाली मशीन आप खरीदने गए थे, तो उसके स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा था कि 1 मिनट में 70 पेज निकाल के देगी, तो वो लिखा था ना, वो थ्योरेटिकल बात है, वो थ्योरेटिकल बात है। लेकिन जब आप मशीन लाए, लगाया, चालू किया, तो प्रैक्टिकली क्या देखा आपने? 50 पेज प्रिंट आउट निकाल रही है। तो अब यहां पे बेटा दो वैल्यूज हो गई अलग अलग, एक थ्योरेटिकल और एक प्रैक्टिकल। तो इसी प्रकार से बेटा रिएक्शन में भी होता है, एक होता है थ्योरेटिकल यील्ड, एक होता है प्रैक्टिकल यील्ड। प्रैक्टिकल यील्ड किसी रिएक्शन का एक्सपेरिमेंट करा के पता लगता है, और थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है बेटा, वो ऑटोमेटिकली हमको पता रहता है कि भाई इतना इससे बनेगा। लेकिन जो प्रैक्टिकल यील्ड होता है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करवा के ही पता लगेगा। तो जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे परसेंटेज यील्ड के, उसमें बेटा एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपको क्वेश्चन में ही दिया होगा, और थ्योरेटिकल यील्ड आपको निकालना होगा। समझ में आ रही बात? तो क्या, फिर से बोलो, परसेंटेज जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो आपको कैलकुलेट करना होगा, और एक्सपेरिमेंटल यील्ड आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इस तरीके से आप परसेंटेज यील्ड का कैलकुलेशन कर सकते हो। तो समझ में आया क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर आपकी एक्सपेक्टेशन से अगर प्रोडक्ट ना बने, तो आप समझ जाओ कि परसेंटेज यील्ड में कुछ तो गड़बड़ है। आपको चाहिए था 5 मोल लेकिन बना 3 मोल, तो ये फिर डिफरेंस आ जाएगा परसेंटेज यील्ड में फिर, ठीक है ना। तो थ्योरेटिकल यील्ड मान लो 5 मोल था और मिला हमको 3 मोल, तो बेटा परसेंटेज यील्ड में यहां पर फर्क है। तो इसीलिए एक नया कॉन्सेप्ट निकल के आता है यहां पर सामने, जिसका नाम है परसेंटेज यील्ड ऑफ ए रिएक्शन।
तो अभी आजकल का ट्रेंड क्या है, मतलब क्वेश्चन पूछे यानी का विषय, मतलब स्पेशली जेई का ट्रेंड ये है कि वो हमेशा क्वेश्चनों को परसेंटेज यील्ड के साथ मिक्स करके पूछते हैं। ठीक है ना। आप ये मत सोचना, कभी भी ध्यान से सुनना, आप कभी भी ये मत सोचना, मैं अभी नीट वालों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल जेई वालों की बात कर रहा हूं। जेई के अंदर क्वेश्चन कभी भी सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेस नहीं होता है। ठीक है ना। आप अगर ये सोच रहे हैं कि अभी मैं मूल कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ लूंगा और फिर मैं जेई एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, तो ये आपकी भूल है। फिर ऐसा कभी नहीं होता बेटा। अरे यार ये क्या हो गया।